हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज फिर हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो FST 01 है। FST 01 जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर पाठ्यक्रम है। ये सब्जेक्ट आपका MCQ मोड में होने वाला है और हर पार्ट में आपको 30 से 40 क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। यदि आप पिछले वाले 5 पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, यदि वो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का FST 01 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर से एक नया वीडियो, ये पार्ट 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 में जो है 161 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 160 क्वेश्चन तक हम पार्ट 5 तक बताए हुए थे। आज 161 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 161 नंबर। देखिए जिसमें ऑप्शन देने का था उसमें ऑप्शन भी दिए हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन साथ में आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें। देखिए पदार्थ के लचीले गुणों का वर्णन द्वारा किया गया। तो ये पदार्थ में जो है लचीला गुण जो होता है, इसका वर्णन किसने किया था? तो याद रखिएगा आइजैक न्यूटन ने इसका वर्णन किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 162, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं श्वसन में, तो उसका खोज किसने किया था? तो खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 163, CV रमन द्वारा प्रकाश के पर किए गए अनुसंधान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। CV रमन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस आधार पे उसको किया गया था? तो उसने प्रकाश के परिकरण का खोज किया था। तो 28 फरवरी को यह हुआ था और 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे भी मनाते हैं। चलिए आइए 164 देखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में किया गया था, हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द ग्रहों की गति के प्रक्षेपणों पर ग्रह गतियों का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है, तो यह किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा इसका केपलर ने इसका खोज किया था। केपलर ने ही कहा था कि ग्रहों का जो कक्षा है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। आइए अब क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। देखिए 166, देखिए डैश डैश अध्ययन की जाने वाली वस्तुओं के बारे में तार्किकता के आधार पर प्रस्तुत किया गया कथन है। तो किसके अध्ययन पर ये वस्तुओं के आधार के बारे में तार्किकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये परिकल्पना होगा। परिकल्पना के आधार पर वस्तु का जो तार्किकता आधार पर जो है वस्तु के बारे में जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग मतलब जल से होने वाला रोग। तो ऑप्शन में क्या क्या है? मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, चेचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। देखिए एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो बीमारी है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है और जीवाणु और विषाणु की वजह से भी एड्स होता है। आप लोग कमेंट करके एड्स का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 169, सूखा रोग जिसको इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? तो सूखा रोग या रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, मुख्य स्रोत? तो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। देखिए डैश वसा विलय विटामिन है। तो वसा में कौन सा विटामिन विलयनशील होता है? तो देखिए वसा में विलयनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो वसा में घुलनशील होता है। और जल में जो घुलनशील विटामिन होता है
बी और विटामिन सी। ठीक है, जल में भी बता दिया, और वसा में विटामिन ए, डी, ई, के, जो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है बी और सी। आइए क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 171, क्वाशीयोरकर आहार में कमी से होता है। देखिए क्वाशीयोरकर जो बीमारी है, बच्चा में जो जो छोटा बच्चा होता है उसमें हड्डी दिखने लगता है या उसका पेट निकल जाता है, ये बीमारी जो है किस आहार की कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, क्वाशीयोरकर जो मतलब बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, टेलीस्कोप द्वारा प्रकाश संग्रह करना और ब्रह्मांड से इस प्रकाश का निरीक्षण करना कहलाता है। तो टेलीस्कोप से प्रकाश संग्रह और ब्रह्मांड से प्रकाश का निरीक्षण क्या कहलाता है? ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, ब्रह्मांड विज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर 173, अवरक्त विकिरण वस्तुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो किसके कारण होता है? ये गर्म करना कहलाता है, गर्म करना कहलाता है। एक क्वेश्चन नंबर 174 देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग जो FST 01 पढ़ना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका सब्जेक्ट MCQ मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देगा, जो राइट ऑप्शन देगा उसमें आपको टिक लगाना है। एक क्वेश्चन टिक लगाना या OMR सीट देगा उसमें रंगना होगा। एक क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्रम क्या था? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है कई बार ये पूछा गया है, तो आप लोग इसका क्रम याद रखिए। पहले है एक्स किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे हैं, उसके बाद अवरक्त है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसके बाद गामा तरंगे हैं। तो याद रखिएगा, तो पहले क्या? एक्स किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे, उसके बाद अवरक्त, अल्ट्रावायलेट और गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, ब्रह्मांड दूरियां किस में मापी जाती है? ब्रह्मांड की जो दूरियां हैं उसमें किस में मापी जाती है? ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, आकाश गंगा मंदाकिनी ब्रह्मांड की डैश मंदाकिनियों में से एक है। तो आकाश गंगा में जो है मंदाकिनी है, तो कितने हैं? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? मिलियन दिया है, बिलियन दिया है, अरबों दिया है, हजारों दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियन में आकाशगंगा में मंदाकिनी की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। देखिए 177, सूर्य की अनेक सतहों में से जो सतह सूर्य की दृश्य सतह बनाती है डैश कहलाती है। देखिए सूर्य के अनेक सतहों में से जो सतह दृश्य बनाती है वो क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, मिलर ने जीवन के अस्तित्व में आने से पूर्व पृथ्वी पर प्रबल स्थितियों का पुनः सृजन करके अणुओं का संश्लेषण दर्शाया है। तो किस अणु का दर्शन किया था? तो ये अमीनो अम्ल का किया था, अमीनो अम्ल का। तो मिलर से जो रिलेटेड था है वो अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, प्रजनन की विधि में युग्म गुणसूत्रों की संख्या को आधा करके बनाते हैं। तो युग्म गुणसूत्रों को आधा करके क्या बनाया जाता है? ये लैंगिक बनाया जाता है, लैंगिक बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं, अग्र मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रतिमूत्रक हार्मोन जल के डैश के लिए उत्तरदायी है। तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा जो प्रतिमूत्रक जो होता है वो हार्मोन किसके द्वारा होता है? ये सांद्रण के द्वारा होता है, सांद्रण के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? तो डार्विन द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत वो क्या है? तो ये है अपरजित लक्षणों की वंशागति। तो अपरजित लक्षणों की वंशागति मतलब जो आदमी जिस तरह का व्यवहार करेगा, जैसे ऊँट है तो ऊँट क्या करता है? तो वो लंबा करके गाछ वृक्ष को खाता है तो उसका कंधा लंबा हो जाता है। तो वो अपने वातावरण के अनुसार इस चीज़ का
ढालने का कोशिश करता है। तो यही डार्विन का सिद्धांत था। आइए क्वेश्चन नंबर 182 देखिए। सेटलर पैराडॉक्स का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सेटलर पैराडॉक्स जो है किसको मापने का, इससे किसको मापा जाता है? तो ये पृथ्वी का आवर्तन को मापा जाता है। पृथ्वी का आवर्तन किसमें मापते हैं? सेटलर पैराडॉक्स में मापते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। देखिए 183, रेडियोधर्मी आइसोटोप के गैर रेडियोधर्मी रूपों से क्षय मतलब धीरे धीरे उसका विनाश होना की दर डैश की आयु का अनुमान लगाने में मदद करती है। तो रेडियोधर्मी आइसोटोप जो है कार्बन का 14वां प्रारूप, वो किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए 184, विज्ञान का इतिहास विज्ञान और समाज के ही निरंतर प्रक्रिया की कहानी है। तो विज्ञान का इतिहास जो है वह समाज के ही निरंतर प्रक्रिया की कहानी है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए और 4 ऑप्शन है, विघटन या विच्छेद या वियोजन या परस्पर क्रियाओं या अधीनता। तो ये है परस्पर क्रियाओं का ही एक समाज के लिए विज्ञान का एक इतिहास रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विज्ञान शिक्षा के लिए अत्यधिक अनिवार्य है? तो कौन सा विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक अनिवार्य है? ऑप्शन देखिए, पैसा और ताकत शक्ति, ऑप्शन बी है विचार और ताकत, ऑप्शन डी है परिच्छेद और प्रयोग, ऑप्शन डी है लक्ष्य और एवं उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिच्छेद और प्रयोग, मतलब कि पहले पढ़ना उसके बाद उसका उपयोग करना। विज्ञान का अत्यधिक युग्म अनिवार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। मानव समूहों में नातेदारी का प्रतीक कुल देवता डैश है। तो मानव समूह में नातेदारी का प्रतीक कुल देवता कौन सा है? ऑप्शन देखिए, खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी है पोशाक संहिता, ऑप्शन सी है पर्व या त्यौहार, ऑप्शन डी है विशिष्ट भाषा। तो मानव समूहों के नातेदारी का जो कुल देवता है वह विशिष्ट भाषा है। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 187, 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की महान सभ्यता मेसोपोटामिया आजकल डैश में स्थित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में स्थित है? तो ये इराक में स्थित है। याद रखिएगा, इराक में। आइए क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 188, डैश और वे कारक हैं जिन पर आदिकालीन अवस्थाओं में मानव अस्तित्व केंद्रित था। तो डैश वह कौन सा काल था जिसमें मानव अवस्थाओं का अस्तित्व केंद्रित था? देखिए ऑप्शन क्या है, कृषि शिकार करना, ऑप्शन बी है वर्णोन्मूलन कृषि, वर्णोन्मूलन कृषि मतलब हो गया कि वनों को काट के कृषि योग्य भूमि बनाना, ऑप्शन सी है मछली पकड़ना या घूमना, ऑप्शन डी है भोजन एकत्रित करना या शिकार करना। तो इसका जो भी 4 ऑप्शन है जो आपको परफेक्ट लग रहा है कि मानव सभ्यता जो विकसित हो रहा था तो इसमें होगा, तो ये ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन एकत्रित करना और शिकार करना जो है मानव अवस्था का अस्तित्व में केंद्रित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव शिकार करने और खोदने के लिए का प्रयोग करते थे। तो 7 लाख पूर्व जो है आदि मानव तो खोदने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे? देखिए ऑप्शन क्या है, ब्लेड है, ऑप्शन बी है चाकू या कुल्हाड़ी है, ऑप्शन सी है कैंची है, ऑप्शन डी है करतक। तो आदिमानव जो है खोदने के लिए ब्लेड का उपयोग करते थे। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। देखिए गणना और परिकलन की योग्यता का प्रयोग को बनाने में किया गया जिसने अप्रत्यक्ष रूप से खगोल विज्ञान के अविर्भाव को बढ़ावा दिया गया है। तो किसने किया है? ऑप्शन देखिए, समय सारणी है, ऑप्शन बी है कैलेंडर है, ऑप्शन सी है निष्पादन कला, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलेंडर से ही परिगणना और
स्खलन योग्यता का बनाने का एक मुख्य अभिभार्व है। ये क्वेश्चन नंबर 191 देखते 191। डैश का आधार जोहरियों और धातु कामकारों के परिक्षणों और प्रचलनों से ज्ञात हुआ है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, जीव विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिकी, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी है गणित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। देखिए 192, डैश में 2 के वर्गमूल का मान इतना दिया गया है। तो किस में दिया गया है? तो ऑप्शन देखिए, चरक संहिता में, ऑप्शन बी है साल्व सूत्र में, ऑप्शन सी है बोधि ग्रंथ में, ऑप्शन डी है विश्वास शास्त्र में। तो 2 का वर्गमूल का मान इतना दिया गया है। तो किस में दिया गया है? ऑप्शन डी विश्वास शास्त्र में। आइए क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। यजुर्वेदिक काल तक 300 वर्ष रहा है। तो यजुर्वेदिक काल जो है 300 वर्ष तक रहा है। तो कितने से कितने बीच में रहा है? तो ये 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में यजुर्वेदिक काल 300 वर्षों तक रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। सौर तंत्र का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। सौर तंत्र का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। आइए क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। देखिए सुश्रुत संहिता में डैश के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है? ये शल्य चिकित्सा ग्रंथ के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 196। देखिए आयुर्वेद में त्रिदोष से अभिप्राय है। आयुर्वेद में जो है त्रिदोष से क्या अभिप्राय है? देखिए त्रिदोष का क्या है? पहला वायु है, पित्त है और कफ है। त्रिदोष का मतलब हुआ वायु, पित्त और कफ। क्वेश्चन नंबर 197, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे कहलाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा होगा? तो देखिए तरंग वेवलेंथ को हम तरंग दैर्घ्य किस में नापते हैं? मीटर में मापते हैं। देखिए ऑप्शन अवरक्त तरंगे, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का जो रचयिता है कौटिल्य है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य है। ये अर्थशास्त्र का क्या मतलब? ये इसमें राजनीतिक के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझिएगा इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया, नहीं, इसमें राजनीतिक के बारे में दिया गया है। कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री हुआ करता था। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। देखिए 199, डैश का साम्राज्य भारत में विज्ञान के स्वर्ण युग का चरमोत्कर्ष कहलाता है। मतलब कि किसके साम्राज्य में भारत के विज्ञान स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का युग था, जिस टाइम ये भारत का विज्ञान स्वर्ण युग में मतलब अच्छा खासा कर रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 200, किस प्राकृतिक उपग्रह का वायुमंडल पृथ्वी जितना घना है? तो किस प्राकृतिक उपग्रह का वायुमंडल पृथ्वी जैसा घना है? तो ये टाइटन का है, टाइटन उपग्रह का है। चलिए यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, 18 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको 201 से फिर से स्टार्ट करेंगे, वो पार्ट 7 रहेगा। पार्ट 6 तक ये वीडियो लगा के पार्ट 6 तक अपलोड किए हुए हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन आपको बताए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।